नमस्कार दोस्तों, अपना करियर गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश बिश्नोई आपके साथ आज राजनीतिक विज्ञान के संबंध में चर्चा करने वाला हूं। राजनीतिक विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जो है नाम राजनीति विज्ञान कैसे पड़ा। तो चलिए दोस्तों, राजनीति विज्ञान की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। दोस्तों, राजनीति विज्ञान की जब बात की जाती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि राजनीति विज्ञान है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो दोस्तों, राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस शब्द से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है? अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस जो शब्द है वो यूनानी भाषा के पोलिस से निकला है। पोलिस का मतलब होता है नगर राज्य। दोस्तों, पोलिस का मतलब होता है नगर राज्य। पॉलिटिकल साइंस शब्द यूनानी भाषा के पोलिस से निकला है और पोलिस का मतलब होता है नगर राज्य। अब बात की जाए पोलिस नगर राज्य, इसका नाम क्यों पड़ा? तो दोस्तों, जब राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत होती है उस वक्त छोटे छोटे भागों में राजनीति का विभाजन हो चुका था, यानी कि राज्यों का जो है स्तर बहुत छोटा था। छोटे छोटे भागों को राज्य कहा जाता था, इसलिए इसका नाम नगर राज्य पड़ गया। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के अंदर कहीं पर भी देश या राष्ट्र शब्द का उल्लेख नहीं है, वो केवल और केवल राज्य शब्द का यूज लेता है। आपको पता होगा, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वो हालांकि एक देश है, राष्ट्र है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से उसको राज्य कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस में किसी भी देश को राज्य के नाम से संबोधित किया जाता है। तो उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस शब्द से। पॉलिटिकल शब्द जो है वो यूनानी भाषा के पोलिस से निकला है और पोलिस का मतलब नगर राज्य। प्राचीन काल में राज्य का स्वरूप छोटा होता था, इसलिए जो है इसे नगर राज्य कहा जाता था। अब बात करते हैं आगे। दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला परंपरागत राजनीति, जिसको हम ट्रेडिशनल पॉलिटी बोलते हैं, और दूसरा आधुनिक राजनीति यानी मॉडर्न पॉलिटी। दोनों भागों के बारे में चर्चा की जाती है। तो परंपरागत और आधुनिक दोनों में अंतर क्या है? तो दोस्तों, परंपरागत जो राजनीति है वो वहां से शुरू होती है जब से मनुष्य सभ्य बना, और उसके पश्चात जैसे ही मनुष्य को ऐसा लगने लगा कि हम जो एक कबीले के रूप में रह रहे हैं, अब हमको हमारी जो शक्तियां हैं किसी व्यक्ति को हस्तांतरित कर देनी चाहिए ताकि वो उसके बदले हमारी रक्षा कर सके। वर्तमान के स्वरूप में भी अगर देखा जाए तो सरकार के समक्ष जो नागरिक है वो शक्ति हस्तांतरित करते हैं, उसके बदले में सरकार उनके अधिकारों और की जो है रक्षा करती है। तो दोस्तों, परंपरागत राजनीति का जनक जिसे कहा जाता है उसका नाम है अरस्तु। ये यूनान का था, प्लेटो का शिष्य था, और अरस्तु की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है पॉलिटिक्स। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स, और इस पुस्तक के अंदर व्यापक रूप से जो परंपरागत राजनीति है उसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, परंपरागत राजनीति को तीन रूपों में स्वीकार किया जाता है। पहला कि राजनीति राज्य का अध्ययन, यानी कि राजनीति के अंदर केवल और केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में इस मत को अस्वीकार करके दूसरी ओर जाते हैं तो कहा जाता है कि राजनीति जो है वो सरकार का अध्ययन है। यानी पहले में ये कहता है कि राजनीति राज्य का अध्ययन है, दूसरे में कहता है सरकार का अध्ययन है, और जैसे जैसे राजनीतिक विचारकों की संख्या बढ़ती जाती है तो अंत में परंपरागत राजनीति के संदर्भ में ये चीज निकलकर सामने आती है कि राजनीति जो है राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। क्या कहता है? राजनीति जो है राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो परंपरागत जो ट्रेडिशनल पॉलिटी है उसका जनक जो है वो है आपके अरस्तु। अरस्तु द्वारा जो ट्रेडिशनल पॉलिटी जिसको कहा जाता है, इसके बारे में जो इन्होंने पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी थी, इसके आधार पर अगर देखा जाए दोस्तों
तो राजनीति में उस वक्त तक मनुष्य का इतना ज्यादा जो है वर्णन नहीं मिलता है जितना जो है आधुनिक राजनीति के अंदर मिलता है। जैसे ही ट्रेडिशनल राजनीति धीरे धीरे इसके जो सिद्धांत थे उनमें संकीर्णता आती गई, और जैसे जैसे राजनीति का स्तर बढ़ता गया व्यापकता के साथ, तो इसकी परिभाषाओं में भी जो है वृद्धि होने लगी और इसके अंदर अंतर भी आने लगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध विचारक हुए हैं गार्नर। गार्नर ने तो यहां तक कह दिया था कि राजनीति के अंदर जितने ज्यादा विचारक है उतनी ही इसकी परिभाषा है। यानी इनका कहना था कि राजनीति की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, जिस व्यक्ति के जो मन में आता है वो उसी को कह देता है राजनीति। परंपरागत दृष्टिकोण के बाद में हम आते हैं आधुनिक दृष्टिकोण या आधुनिक राजनीति की तरफ। दोस्तों, आधुनिक राजनीति का जनक जिसको कहा जाता है वो है आपके मैकियावेली। आधुनिक राजनीति की जरूरत हमें क्यों पड़ी? जब ये विषय हमारे दिमाग में आता है तो एक ही पॉइंट निकलकर सामने आता है दोस्तों, हमने परंपरागत राजनीति के बारे में अध्ययन किया, उसमें केवल और केवल राज्य और सरकार के बारे में वर्णन मिलता है। लेकिन अगर मॉडर्न युग में देखा जाए तो व्यक्ति संपूर्ण रूप से राजनीति से प्रभावित होता है। तो आधुनिक जो राजनीति है इनका जनक जिस मैकियावेली को कहा जाता है, इसकी अगर पुस्तक देखी जाए सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, तो मैकियावेली की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस। मैकियावेली ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन प्रसिद्धि की दृष्टि से जो है इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है मैकियावेली की द प्रिंस। दोस्तों, परंपरागत राजनीति से जब धीरे धीरे संकीर्णता की में वृद्धि होने लगी, तो उसके बाद में जब आधुनिक राजनीति की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहां पर व्यक्ति को भी राजनीति का जो है अंग बताया जाता है कि व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से राजनीति से जुड़ा हुआ है। यानी कि व्यक्ति क्या है, राजनीति के अंदर व्यक्ति का शामिल होना अत्यंत आवश्यक है, और राजनीति और व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कौन सा दृष्टिकोण कहता है, कौन सी राजनीति कहती है, तो वो है आपके आधुनिक राजनीति। इस राजनीति के अंदर व्यक्ति को जोड़ने के साथ साथ प्राचीन काल में जो घटनाएं हुई जो आधुनिक में हो रही है, यानी कि प्रेजेंट में जो है पास्ट में जो हुआ था, अगर उसमें कुछ गलत हुआ राजनीति में तो वो प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए, और उसके आधार पर हम अपना फ्यूचर तय करते हैं। तो इस राजनीति के अंदर सारी वो चीजें जिसको परंपरागत राजनीति के विचारकों ने इग्नोर किया था, उन सारी चीजों को आधुनिक राजनीति के अंदर ऐड कर दिया गया, और तब जाकर इनका जो विभाजन देखा जाता है मोटे तौर पर ट्रेडिशनल और मॉडर्न पॉलिटी के रूप में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राज्य के तत्व। राजनीति करने के लिए राज्य का होना अत्यंत आवश्यक है। तो राज्य के तत्व कौन कौन से हैं, इसकी अगर दोस्तों बात की जाए तो राज्य के तत्वों में उल्लेख मिलता है 4 चीजों का: संप्रभुता, भूभाग, जनसंख्या और सरकार। ये जब चारों चीजें बनती है, चारों चीजें मिलती है, तो एक राज्य का निर्माण होता है। दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति और राज्य के तत्व के बारे में जब हम आते हैं तो जो राज्य है, राज्यों की शुरुआत कबीला राज्य के रूप में हुई, उसके बाद में धीरे धीरे लोगों ने अपनी शक्तियों को हस्तांतरित कर दिया। एक व्यक्ति के समक्ष पहले देवी सिद्धांत आया था। देवी सिद्धांत में यह कहा गया कि जो राजा है वो ईश्वर का दूत है, और राजा जो फैसला करेगा वो ईश्वर का फैसला माना जाएगा। लेकिन धीरे धीरे राजनीति का व्यापक स्तर पर, राज्य का व्यापक स्तर पर वर्णन किया गया। जैसे जैसे लोगों में शिक्षा का प्रसार बढ़ा, तो धीरे धीरे जो है हम अधिनायक तंत्र से होते हुए लोकतंत्र की तरफ आ गए। तो राज्य के 4 तत्व है। पहला लेते हैं हम संप्रभुता। संप्रभुता क्या है दोस्तों? संप्रभुता उसको बोलते हैं जब किसी भी राज्य की आंतरिक गतिविधियों के अंदर केवल और केवल उसी राज्य का हस्तक्षेप किया जा सकता है जिस राज्य में वो स्थित है, यानी कि बाहरी रूप से कोई भी उस राज्य में हस्तक्षेप ना कर सके, तो उसे हम संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता सोल ऑफ स्टेट है, मतलब कि राज्य की आत्मा है। राज्य की अगर आत्मा किसी को कहा जाता है तो वह संप्रभुता है। क्यों है मित्रों? तो उसके लिए यह जरूरी है संप्रभुता, चूंकि
अगर राज्य आंतरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा तो वो कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं ले सकता जो उसकी भलाई में हो, उस राज्य की जनता की भलाई में हो। अब हम बढ़ते हैं दूसरे बिंदु की तरफ, वो है आपका भूभाग। किसी भी राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है। अब भूभाग की जहां तक बात आती है तो ये एक व्यापक अवधारणा है। भूभाग का मतलब केवल और केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है मित्रों, इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन, नदियां, झीलें, यानी वो सभी चीजें शामिल की जाती है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। तो भूभाग राज्य के लिए आवश्यक तत्व है। पहला संप्रभुता, दूसरा भूभाग। अब हम आगे बढ़ते हैं जनसंख्या की तरफ, पॉपुलेशन। देखिए दोस्तों, पॉपुलेशन राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई सत्ता शासन करेगी तो किसके ऊपर करेगी? जनता के ऊपर करेगी, और उसी जनता को यहाँ पर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के रूप में कहा गया है। जब जनता ही नहीं होगी तो राजा का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, इसलिए जनसंख्या इसमें जो है एक अहम रोल अदा करती है। अगर दोस्तों प्राचीन काल की बात की जाए तो अरस्तु जो ट्रेडिशनल पॉलिटी के जनक थे, उनके गुरु थे प्लेटो। प्लेटो ने कहा था एक राज्य की जनसंख्या लगभग 5040 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5040। यानी कि एक राज्य के अंदर केवल और केवल 5040 लोग होने चाहिए और वो एक अलग राज्य होना चाहिए। इसका मतलब यह है दोस्तों कि उस वक्त राजनीतिक विज्ञान कितनी संकीर्ण अवधारणा में थी। प्लेटो के समय केवल 5040 लोग ही एक राज्य की श्रेणी में आते थे। इसका मतलब वहां पर जो है बहुत ही संकीर्ण रूप से, छोटे रूप से, इसीलिए हम इसको नगर राज्य भी कहते थे। तो छोटे रूप में इसका वर्णन किया गया है। प्लेटो के बाद में अरस्तु जब पॉलिटिक्स पुस्तक लिखता है और व्यापक स्तर पर इसकी जब खोजबीन करता है तो अरस्तु कहता है कि कम से कम एक राज्य की जनसंख्या 1 लाख तो होनी ही चाहिए। क्यों 1 लाख से कम जनसंख्या वाला राज्य नहीं गिना जाएगा। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के पश्चात एक और विद्वान होते हैं दोस्तों, उनका नाम है रूसो कहते हैं कम से कम 10,000 व्यक्ति होने जरूरी है। यानी कि एक राज्य के अंदर 10,000 व्यक्ति। प्लेटो कहता है 5040, अरस्तु कहता है 1 लाख और रूसो कहता है 10,000। ये बात आती है हमारी जनसंख्या की। दोस्तों, किसी भी सरकार को चलाने के लिए उस वक्त चाहे राजतंत्र रहा हो, अधिनायक तंत्र रहा हो, कुछ भी स्थितियां रही है, लेकिन जनसंख्या जो है किसी भी शासन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या के बिना किसी भी राज्य का, किसी भी राजा का कोई भी महत्व नहीं होता। तो ये 3 विचारधारा थी इन तीनों जो है राजनीतिक विचारकों की। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, वो है सरकार, गवर्नमेंट। पहले दोस्तों निरंकुश तंत्र था, उसमें राजा अपने अनुसार, अपने हिसाब से जो है सत्ता का संचालन करता था। उसके बाद में धीरे धीरे स्थितियां सुधरी और राजतंत्र की तरफ आए। राजतंत्र में होता क्या था कि एक व्यक्ति जब राजा बनता था तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वंश का ही, उसका बेटा या फिर कोई और उसी के परिवार से जो है सरकार संभालते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही विचारों में परिवर्तन आता गया और राज्यों के स्वरूप वृद्ध होता गया, तो उसके बाद में सरकार जो है वो लोकतंत्रात्मक स्थितियां में आ गई। किस स्थिति में? लोकतंत्र। और लोकतंत्र की स्थिति में आने के पश्चात जरूरी हो जाता था कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ना कुछ ऐसे नियम बनाए जाए, कुछ ना कुछ ऐसे कानून बनाए जाए जिसकी हद में रहकर सरकार अपना काम कर सके, सरकार निरंकुश ना हो, सरकार जनता का बाप बनने की कोशिश ना करे। तो इसके लिए जो है कुछ ना कुछ रूल्स बनने चाहिए। तो उसी रूल्स के लिए प्रत्येक देश ने संविधान का निर्माण करना शुरू किया। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे समक्ष आता है सरकार। सरकार है क्या? तो सरकार की परिभाषा है मित्रों, कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह। देखिए राजतंत्र के अंदर किसी एक व्यक्ति का
जो एक व्यक्ति था वो राजा होता था, लेकिन उसकी भी मंत्री परिषद होती थी, उसके भी बहुत सारे मंत्री होते थे जो अलग अलग जो है फील्ड को संभालते थे। तो वही चीज है कि कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित काल के लिए यानी कि स्पष्ट रूप से निश्चित समय होता है, 5 साल 10 साल, जो निश्चित काल के लिए निश्चित नियमों के तहत। अब दोस्तों ये नियम कौन से हैं, नियम कौन बनाएगा? तो नियम प्रत्येक देश का संविधान बनाता है और उन्हीं नियमों के तहत, जो नियम कौन से हैं, संविधान के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्हीं नियमों के अनुसार शासन करती है, उसे सरकार कहा जाता है। मतलब निश्चित व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित समय के लिए और जो है निश्चित नियमों के आधार पर शासन करती है, उसको हम बोलते हैं सरकार। हम निश्चित नियमों की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में संविधान आता है। तो हम आप आगे बढ़ते हैं संविधान की तरफ। दोस्तों संविधान क्या है? सरकार वो है जो निश्चित व्यक्तियों, निश्चित नियमों के माध्यम से, निश्चित व्यक्तियों का समूह है, निश्चित नियमों के माध्यम से सत्ता का संचालन करता है। अब यह संविधान है क्या? तो नियमों या कानूनों का ऐसा संग्रह जो सरकार को सत्ता संचालित करने के लिए जो है कहता है, या फिर सरकार जो है जनता सत्ता का संचालन करती है। अब संविधान नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख करता है। दोस्तों संविधान जहां एक और नागरिकों को यह कहता है कि आपके लिए कुछ अधिकार है, कुछ क्या है, राइट्स है, और ऐसे अधिकार जिनको सरकार आपसे नहीं छीन सकती। किसी भी स्थिति में सरकार जो है आपके अधिकारों को नहीं छीन सकती। लेकिन दोस्तों कुछ आपातकालीन स्थितियां ऐसी हो जाती है जहां पर सरकार जो है सत्ता, या फिर जो राज्य है, जिस राज्य के अंदर सरकार है, तो वो जो है आपातकालीन स्थितियां के अंदर नागरिकों के कुछ अधिकारों को कम कर सकती है, लेकिन छीन नहीं सकती। तो संविधान नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख करता है, यानी कि राज्य से आपको हम अधिकार दे रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप राज्य के प्रति स्वामी भक्ति दिखाएं, उसकी रक्षा करें। इस संबंध में जो बातें हैं वो आपके संविधान के अंतर्गत दी गई है। अब दोस्तों संविधान का विकास, संविधान शुरू कहां से हुआ, किसने संविधान की अवधारणा को प्रतिपादित किया, उसकी जब बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहले संविधान का जनक कौन है? तो सर जॉन हेनरी मैन। कहां के हैं दोस्तों? तो ये हैं आपके ब्रिटेन के, जिसको हम इंग्लैंड भी कहते हैं। दोस्तों ब्रिटेन के थे सर जॉन हेनरी मैन। इन्होंने सबसे पहले संविधान के संबंध में विचार रखा, संविधान शब्द का उल्लेख किया, संविधान शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों प्रथम अलिखित, जब संविधान का विकास शुरू होता है तो संविधान विश्व में शुरू कहां से हुआ था? तो प्रथम अलिखित संविधान, यानी कि ये रिटन नहीं है, ये लिखा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। अब आप कहोगे कि अलिखित संविधान हो कैसे सकता है? तो दोस्तों स्पष्ट करना चाहूंगा, रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार जिस तरह से देश पहले चल रहे थे उसी तरह से आगे चलने चाहिए। उसके संबंध में जो कानून बनाया गया है, जो संविधान है, वो है आपके इंग्लैंड का संविधान है, प्रथम अलिखित। तो आप ये कहेंगे अलिखित है तो यहाँ की जो सरकार है कभी भी नागरिकों के अधिकार छीन सकती है। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। परंपराओं और रीति रिवाजों में जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं और नागरिकों के अधिकार को वैसे रखने के लिए संविधान के ऊपर, संविधान में जो सत्ताधारी वर्ग है उसके ऊपर हम जो है नियंत्रण करने के लिए जो एक शक्ति हमें संविधान देता है वो है आपके संविधानवाद की शक्ति। दोस्तों संविधानवाद के द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर कोई सत्ताधारी वर्ग नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहा है तो हम जो है उसके ऊपर लगाम लगा सकते हैं। किसके माध्यम से लगा सकते हैं? तो वो है आपके संविधानवाद के द्वारा। प्रथम अलिखित संविधान इंग्लैंड का, उसके बाद में आते हैं रिटन संविधान की तरफ। प्रथम लिखित संविधान ये है आपके अमेरिका का। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो वो है आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कब बना था? 1789 में। दोस्तों अमेरिका में संविधान दिवस की बात की जाए तो 4 मार्च
89 को वहां का जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का, प्रथम अलिखित संविधान इंग्लैंड का। अब ये तो हमने वैश्विक संदर्भ में देखा। अब विश्व से हम भारत की तरफ आएंगे, तो भारत की तरफ आने के लिए हमें जो है पहले यूरोपीय महाद्वीप की तरफ से हम आ रहे थे, तो अब हमें जो आना पड़ेगा एशिया की ओर। एशिया के अंदर अगर देखा जाए तो एशिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो मित्रों, एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान है जापान का, 1860 में बना था। एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान जापान का है। निर्माण कब किया गया? तो वो है आपके 1860 में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो वो है आपके दोस्तों भारत का। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का वक्त लगा था। लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और उसके पश्चात इस जो है संविधान को लिखा गया। इस संविधान में 12 अधिवेशन, 166 बैठकें और लगभग 3 वाचन हुए थे। तो कहने का मतलब है विश्व का सबसे बड़ा लिखित जो वृहद संविधान है वो है आपके भारत का। भारत के पश्चात अगर देखा जाए, क्वेश्चन आ सकता है विश्व का सबसे नवीन संविधान किस देश का है? तो भारत का ही एक पड़ोसी देश है दोस्तों, वो है नेपाल। सितंबर 2015 में नेपाल का जो है संविधान बना था, यानी कि सबसे नवीन संविधान नेपाल का। सबसे पहला अलिखित संविधान इंग्लैंड या ब्रिटेन का, पहला लिखित संविधान अमेरिका का, एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान का, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का और विश्व का सबसे नया या फिर नवीनतम संविधान अगर कहा जाए तो वो है आपके नेपाल का। तो ये हो गया हमारे संविधान के विकास के बारे में, हमने देखा किस देश से शुरू हुआ था और जो है सबसे नवीनतम संविधान किस राष्ट्र का है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आगे बढ़ते हैं भारत की तरफ हम आते हैं दोस्तों, हमने पढ़ा भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है विश्व का। तो संविधान ने सरकार जो है, संविधान के माध्यम से जिसका संचालन किया जाता है वो सरकार है। अब सरकार के कौन कौन से अंग है? तो दोस्तों सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और तीसरा आपके न्यायपालिका। अब इनका काम क्या क्या है, किस तरह से ये कार्य करता है? तो दोस्तों जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका जो है वो आपके नियमों या कानूनों को लागू करने का कार्य करती है। क्या करती है? जो नियम या कानून संसद बनाती है उसे लागू कौन करता है? तो वो है कार्यपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका के अंदर देखा जाए केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है, केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर। केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उसके बाद में प्रधानमंत्री और आपके तीसरा मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये तीनों प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में हम आते हैं राज्य स्तर की तरफ। तो राज्य स्तर में राष्ट्रपति के सम्मुख जो होता है, राष्ट्रपति के समान जिसके पास शक्तियां होती है वो है आपके राज्यपाल। उसके बाद में प्रधानमंत्री के समान जिसके पास पावर्स होती है वो होता है राज्य का मुख्यमंत्री। और राज्य के भी कुछ मंत्री होते हैं, उनका समूह होता है, कैबिनेट मंत्री वगैरह, तो उनका जो समूह होता है उनको बोला जाता है मंत्री परिषद। दोस्तों कार्यपालिका का कार्य है जो व्यवस्थापिका नियम बनाती है, जो संविधान में संशोधन करके कानून बनाती है, उनको लागू करना किसका काम है? वो है आपके कार्यपालिका का। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा भी करेंगे। राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होता है, प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं, मंत्रिपरिषद का क्या क्या कार्य होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका को भी हमने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, व्यवस्थापिका 2 भागों में, एक केंद्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। व्यवस्थापिका से तात्पर्य है दोस्तों कि वो संविधान या फिर सरकार का वो भाग
जिसके द्वारा संविधान में संशोधन करके समय समय पर नियम बनाए जाते हैं। जो नियम बनाता है वो व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसलिए व्यवस्थापिका नियमों का निर्माण करती है और कार्यपालिका उनको लागू करती है, उनका क्रियान्वयन करती है। तो व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति भी आता है, राज्यसभा भी आती है और लोकसभा भी आती है। अब इन तीनों को हम संसद के रूप में मान सकते हैं। किसके रूप में? संसद के रूप में। आपका प्रश्न यह होगा कि कार्यपालिका में भी आप राष्ट्रपति का कह रहे हो और व्यवस्थापिका में भी राष्ट्रपति का कह रहे हो। दोस्तों, कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति शामिल है और व्यवस्थापिका में भी शामिल है। उसकी रीजन जो है क्या है दोस्तों? राज्यसभा संसद का सबसे उच्चतम सदन, लोकसभा निम्न सदन। ठीक है। अब इन दोनों सदनों में से अगर कोई संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाता है, मान लीजिए लोकसभा में कोई संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, पारित हो गया, आ गया राज्यसभा में पारित हो गया, उसके पश्चात जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा। इसलिए व्यवस्थापिका में भी राष्ट्रपति का अत्यंत जो है महत्व है। अब आप कहेंगे कि दोनों में ही अगर पास हो जाता है बिल और राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता है तो क्या वो बिल या फिर जो कानून बना है उसको लागू नहीं किया जाएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन देश का सुप्रीम कमांडर होने के नाते इनका हस्ताक्षर होना अत्यंत आवश्यक है और इसी वजह से व्यवस्थापिका में भी इनको स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य स्तर की। तो राज्य स्तर में राज्यपाल, जिस तरह राष्ट्रपति है उसी तरह राज्यपाल, और राज्यपाल की अगर नियुक्ति का कहा जाए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद या केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल के बाद में विधान परिषद और विधानसभा। दोस्तों, ये दोनों चीजें जो है इनको हम विधान मंडल भी कह सकते हैं सामूहिक रूप से। क्या कह सकते हैं? विधान मंडल। अब आप कहेंगे हमने विधानसभा तो सुना, ये विधान परिषद क्या है? जिस तरह केंद्र में राज्यसभा एक स्थायी सदन के रूप में कार्य करता है, उसी तरह राज्य के अंदर भी विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं और वो एक स्थायी संस्था के रूप में कार्य करते हैं। जैसे राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, उसी तरह विधान परिषद भी 6 साल तक कार्य करती है। अब विधान परिषद का इशू आता है तो हमें ऐसा लगता है कि विधान परिषद कहां कहां पर है। तो दोस्तों, विधान परिषद का कहा जाए तो भारत के अंदर लगभग 6 जो है स्टेट है जहां पर विधान परिषद है। अब 6 स्टेट कौन कौन से हैं? तो आपके 6 है। पहला तेलंगाना, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आंध्र प्रदेश, उसके बाद में कर्नाटक। तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, ये जो 6 राज्य हैं दोस्तों, इसके अंदर विधान परिषद का गठन किया गया है। यहां पर विधान परिषद भी कार्य करती है। विधान परिषद राज्यसभा की भांति होती है, स्थायी सदन है और जो है 6 साल तक इसका कार्यकाल होता है। अब दोस्तों चलते हैं न्यायपालिका की तरफ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका हमने पढ़ा। व्यवस्थापिका संविधान में समय समय पर संशोधन करके नए कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका जो है दोस्तों उन नियमों या उन संशोधनों की व्याख्या करती है, एक्सप्लेनेशन करता है उनका, वो है आपके न्यायपालिका। न्यायपालिका में केंद्रीय स्तर पर अगर सर्वोच्चता से देखा जाए तो वो है आपका सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में क्या है दोस्तों? हमारे देश का सबसे उच्चतम न्यायालय, यानी कि इसके फैसले के खिलाफ हम कहीं पर भी कोई अपील नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। कहां पर स्थित है? तो ये आपके न्यू दिल्ली में है। उसके बाद राज्य स्तर की बात की जाए तो राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं जिसे हम हाई कोर्ट भी कहते हैं। दोस्तों, इनका कार्य है
नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना, संविधान में जो संशोधन होते हैं उनके जो आधारभूत ढांचे हैं उनमें सरकार किसी भी तरह का परिवर्तन ना करे, तो इसके बारे में उल्लेख किया जाता है, जो वो है आपके न्यायपालिका के अंदर। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये संविधान संशोधनों की समीक्षा करता है, और अगर नागरिकों के खिलाफ है, नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उन नियमों को ये भंग भी कर सकता है। कौन दोस्तों? तो वो है आपके न्यायपालिका। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये एक दूसरे के, जब ये नियम बनाती है तो ये इन नियमों का क्रियान्वयन करता है, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। लेकिन न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। क्या है मित्रों? न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जबकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे पर निर्भर है, और ये आपके न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सरकार, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के अलावा सरकार के कई ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने के लिए सरकार को विभिन्न संस्थाओं की जरूरत पड़ती है। उन संस्थाओं के बिना सरकार कार्यों को नहीं कर सकती। तो उन संस्थाओं के बारे में कुछ संस्थाएं हमारे हैं, हम देख रहे हैं स्लाइड्स के द्वारा। उन संस्थाओं के बारे में देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो सरकार को उनके कार्यों में सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, पहला है संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। कब शुरू हुआ दोस्तों? यूपीएससी का निर्माण अगर कहा जाए तो अंग्रेजी काल से शुरू हुआ था 1926 में। 1926 के किस महीने में? तो दोस्तों अक्टूबर के अंदर। और इसका प्रस्ताव, इसको निर्मित करने के लिए ली आयोग बनाया गया था 1923 के अंदर। ली आयोग कब बना था? 1923 को। और इसी के द्वारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसी का नया रूप संघ लोक सेवा आयोग है दोस्तों। 1923 का जो ली आयोग था, इसको ली आयोग को बनाना किसके तहत किया गया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत यह डिसाइड किया गया कि 1923 में हम ली आयोग बनाएंगे। और ली आयोग ने जब सिफारिश की तो अक्टूबर 1926 में सीपीएससी या फिर सीपीएससी का गठन हुआ, और उसके बाद में इसका नया जो रूप है वो है आपके यूपीएससी। अब आते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्थापना दोस्तों 1993 किस लिए की गई स्थापना? मानव के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। अब दोस्तों, एक होता है मानव अधिकार, एक होता है नागरिक अधिकार, और एक होता है हम जैसे मानव अधिकार उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे ही मनुष्य उत्पन्न होता है उसके बाद में उसके जो अधिकार है उसको हम मानव अधिकार कहते हैं। नागरिक अधिकार केवल और केवल देश देता है, जिस देश का जो निवासी है उसी को जो है मूल अधिकार देश के द्वारा, संविधान के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तीसरा है केंद्रीय सतर्कता आयोग। कब स्थापना हुई? 1964 में। 1964 के अंदर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। किसकी सिफारिश पर? के संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर। के संथानम समिति, इस समिति ने सिफारिश की और इसकी स्थापना की गई। क्यों की गई? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। कौन सा आयोग? केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला है योजना आयोग, जिनको हम प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते हैं। इस योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई मित्रों, लेकिन वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से इसका नया रूप नीति आयोग ने ले लिया है। इस योजना आयोग को भंग कर दिया गया है। योजना आयोग जो था दोस्तों, उसका काम हर 5 साल योजनाएं बनाना था, जिसको हम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते थे। पंचवर्षीय योजना, इस योजना आयोग ने लगभग 12 पंचवर्षीय योजना चलाई और अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 17 तक की।
अब दोस्तों बात आती है केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसकी स्थापना 2005 के अंतर्गत की गई। इसमें होता क्या है, सभी सरकारी डिपार्टमेंट से संबंधित कोई अगर आम नागरिक सूचना चाहता है तो जो है सूचना को प्रोवाइड करवाने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई। अब आते हैं निर्वाचन आयोग की तरफ। दोस्तों निर्वाचन आयोग 1950 में बना था। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य निष्पक्ष चुनाव करवाना है। इस पर किसी भी सरकार का कोई दबाव नहीं होता। ये जो है केंद्रीय स्तर के चुनाव करवाता है। लोकसभा के चुनाव जिसके द्वारा करवाए जाते हैं वो आपके ये केंद्र सरकार की संस्था है। इसे भारत निर्वाचन आयोग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में राज्यों की अगर विधानसभाओं की बात की जाए तो उनके लिए, राज्यों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, अलग आयोग का गठन किया गया है। लोकपाल की नियुक्ति। दोस्तों आपको पता होगा अन्ना हजारे ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था कि जो संवैधानिक पद पर बैठे जो अधिकारी है या फिर जनता द्वारा चुनकर जो आते हैं उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है उनकी जांच के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति की जाए। तो 2013 के अंदर 2013 के अंदर मनमोहन सरकार ने इसको स्वीकृति दे दी कि लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद में 2014 में सरकार में परिवर्तन होता है, एनडीए की सरकार आती है और अभी हाल ही में 19 मार्च 2019 को भारत के पहले लोकपाल की नियुक्ति की गई है। भारत का पहला लोकपाल किसे बनाया गया है तो वो है आपके पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष को पहला लोकपाल निर्वाचित किया गया है। इस लोकपाल के अंदर 9 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 8 अन्य होते हैं। अब दोस्तों ये तो केंद्र सरकार की कुछ संस्थाएं थी। अब हम आगे बढ़ते हैं राज्य सरकार की तरफ। दोस्तों राज्य सरकार की तरफ हम बढ़ते हैं तो राज्य सरकार में आता है हमारे राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग जो प्रत्येक राज्य के अंदर होता है, इसका कार्य है आपके प्रशासनिक अधिकारियों की या फिर आप कह सकते हो राजपत्रित अधिकारियों की भर्ती करना, उनको जो है उनकी भर्ती करना, उनके लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाना। किसका कार्य है तो वे ये है आपके राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य। प्रत्येक राज्य के अंदर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। अब है राज्य मानवाधिकार आयोग। अगर राजस्थान की बात की जाए तो 1999 में इसे बनाया गया और 2000 के अंतर्गत जो है इसको लागू किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग 1999 के तहत इसको जो है स्वीकृति दी गई और 2000 में जो है इसने कार्य करना शुरू किया। किसने? राज्य मानवाधिकार आयोग। काम क्या है इसका? मानव अधिकारों की रक्षा संरक्षण करने के लिए इसका जो है निर्माण किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग अगर राजस्थान के संदर्भ में देखें मित्रों तो राजस्थान के संदर्भ में 1949 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया गया था। इसका काम क्या है? राज्य की विधानसभा के चुनाव करवाना। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो जैसे पंचायती राज चुनाव है, ग्रामीण क्षेत्रों के जो चुनाव, उसके बाद नगर पालिका, नगर परिषद, इस तरह के चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। उसके बाद में है राज्य सूचना आयोग 2005, जिसको हम कह रहे थे। राज्य सूचना आयोग जो है इसका कार्य राज्य की जो संस्थाएं हैं उसके संबंध में अगर कोई व्यक्ति कोई जानकारी चाहता है तो इस आयोग के माध्यम से वो जानकारी उस व्यक्ति को प्रोवाइड करवाई जाती है। लोकायुक्त की नियुक्ति। दोस्तों जिस तरह केंद्र सरकार में लोकपाल है उसी तरह राज्यों में भी लोकायुक्त है जो भ्रष्टाचार की जांच करता है। तो इसके संबंध में 1973 के अंदर जो है लोकायुक्त की नियुक्ति राजस्थान के अंदर की गई। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई तो वो था आपके महाराष्ट्र। कब की गई? 1971 के अंदर।
1971 के अंदर सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। ठीक है मित्रों, तो ये थी आपके राज्य स्तर की संस्थाएं। हमने इनका जो है अपर लेवल से थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया, इनके बारे में जाना। हम क्लासों के माध्यम से सारे के सारे इनके जो क्या कार्य है, नियुक्ति कौन करता है, कितने सालों के लिए निर्वाचित होते हैं, इन सभी का कार्यपालिका, व्यवस्थापिका हो, न्यायपालिका हो, इस संबंध में हम जो है बात करेंगे। तो आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को देखा। थैंक यू।